नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि किंग अनिका को ये बोलकर वहां से बाहर चले गए थे कि वो उसके लिए उसके V16 पावर ड्रग को उसकी बॉडी में छिपाने के लिए वो कुछ औषधि बना रहे हैं। इसलिए किंग की ये बात सुनकर अनिका के मन में भी आता है कि वो भी किंग के जो इस औषधि को बना रहे हैं उस समय अनिका भी वहां पर हो, क्योंकि अनिका को भी आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत सारी ही नॉलेज थी और वो किंग के साथ अब उस नॉलेज को और भी बढ़ाना चाहती थी। इसलिए अब अनिका से जब किंग के कमरे की तरफ आती है तो जब वो देखती है कि उसके प्राइवेट कमरे में किंग वहां पर उस औषधि का काम कर रहे थे, उसे वहां कमरे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। जब वो एकदम से दरवाजा खोलती है तो वो स्टैचू से आने से मना कर देती है। अब अनिका बहुत ज्यादा ही रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद अब किंग अनिका को अंदर आने के लिए और उसका साथ देने के लिए परमिशन दे देता है। अब किंग कहते हैं कि ठीक है, तुम वहां पर रखे हुए ग्लव्स को पहन लो और ये मास्क भी लगा लो। किंग के पैलेस में किंग के रूम में बने उस लैब में अनिका भी अब रेडी होकर किंग के साथ उस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए लग जाती है, क्योंकि अनिका की भी रुचि आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा थी। इवन वो वागापट्टू की भी एक सबसे अच्छी स्टूडेंट थी। इसलिए अब अनिका भी चाहती थी कि वो यहाँ पर हो रहे इस एक्सपेरिमेंट को भी सीखे। और किंग भी अब अनिका को हर उस जड़ी बूटियों के बारे में बड़े अच्छे से ही समझा रहा था जो शायद अनिका ने कभी देखी भी नहीं थी। अनिका भी ये देखकर एकदम से हैरान थी, क्योंकि किंग जिन जड़ी बूटियों के बारे में अनिका को बड़े अच्छे से समझा रहा था, बता रहा था, वो तो अनिका ने सिर्फ किताबों में ही पढ़ी हुई थी, कभी एक्चुअल में देखी नहीं थी। अपने काम को जारी रखते हुए किंग अब अनिका को कहते हैं कि क्या तुम तैयार हो इस काम को करने में? इसमें कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे। क्या तुम 3 से 4 दिन लगातार इस काम को कर सकती हो? किंग की बात को सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि अनिका के अंदर उतनी कैपेसिटी थी कि वो 3 से 4 क्या, वो एक हफ्ते तक लगातार ऐसे ही कंटिन्यू काम कर सकती थी। जब अनिका को अपनी लैब में कोई भी काम होता था तो अनिका ना दिन देखती थी और ना ही रात, वो कंटिन्यूसली ऐसे ही अपने काम को करती रहती थी। यहाँ किंग को ऐसा लग रहा था कि सालों पहले स्वाति भी किंग के का साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिनों रात भी भूल जाती थी, क्योंकि जिस तरह से आज अनिका किंग के साथ काम कर रही थी, अनिका की डेडिकेशन को देखकर अब किंग को वही दिन याद आ जाते हैं जब 30 साल पहले जब स्वाति भी किंग के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तो स्वाति भी कई दिन तक ऐसे ही जगे हुए किंग के साथ एक्सपेरिमेंट पर लगी रहती थी। अब अनिका किंग अनिका को देखकर अब अनिका के अंदर अब उन्हें स्वाति की झलक दिखाई देती है। अब किंग की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है कि वो यहाँ पर कई दिन तक काम करने के लिए तैयार है। किंग को अब अनिका की यही डेडिकेशन देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। वहीं आज उसकी बेटी भी वो भी यही सोचता है कि जिस तरह से स्वाति थी उसकी बेटी भी इसी तरह से ही है, इसलिए उसके चेहरे पर एक स्माइल भी आ जाती है। भले ही किंग यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा से ढंग से कभी भी बात नहीं की हो या वो उससे नफरत भी करता हो, लेकिन वो उसकी डेडिकेशन से बहुत ही खुश था। यहाँ अनिका की नज़र अब सामने थी, जिस तरह से किंग उन जड़ी बूटियों को एक साथ पानी में बॉईल कर रहे थे। वो हर एक स्टेप को बड़े ही अच्छी से देख रही थी, बड़े ध्यान से ही उन्हें नोटिस कर रही थी। उनकी महक से तो जैसे अनिका के दिमाग एकदम से शांत हो गया था। अनिका को उनकी स्मेल से ही अपने दिमाग में एक ताजगी सी महसूस हो रही थी, लेकिन अनिका की नजर अभी भी सामने ही थी और उसके कान सिर्फ किंग के इंस्ट्रक्शन को सुन रहे थे। जैसे जैसे किंग उसे जो भी कुछ बता रहे थे, अनिका बड़े ही ध्यान से उसे सुन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें अपने माइंड में रिकॉर्ड कर रही हो। यहाँ अनिका को अंदर देखकर अब वो स्टैचू भी अब किंग के रूम के बाहर आ जाती है और फिर अब वो सब पर नजर रखती है कि तभी स्टैचू के कानों में वहां पर 8th फ्लोर पर एक अलार्मिंग साइन बजने लगता है। ये
साइन सुनकर अब वो स्टैचू भी एक पल के लिए हैरान हो जाती है। वो स्टैचू उसे साइन को सुनकर अब वो जल्दी से एलिवेटर से 8वें फ्लोर वहां से चली जाती है। वो देखती है कि वो अलार्मिंग साइन तो आयशा मारवा के कमरे से आ रहा है, क्योंकि अलार्मिंग साइन किंग के कमरे में ही लगा हुआ था। वो स्टैचू जल्दी से किंग के कमरे में आती है तो वो देखती है कि ये स्टैचू किसी और का नहीं बल्कि आयशा मारवा के रूम से आ रहा था। अब स्टैचू जल्दी से आयशा मारवा के कमरे में चली जाती है और फिर वो उस रूम की में लगी हुई एलसीडी स्क्रीन के बटन को प्रेस कर देती है। तो उसके सामने अब उसे ओपन करते ही सारा का सारा मारवा हाउस अब सामने आ जाता है। अब वो स्टैचू अब सीधा ही अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल करती है। कुछ ही देर की रिंग के बाद सामने से एक आवाज आती है कि क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, आपने अभी मुझे कॉल क्यों किया। सामने वाले की आवाज सुनकर अब वो स्टैचू कहती है कि आयशा मैडम के रूम में जो शो पीस बर्ड है उसमें एक बटन है, जल्दी से तुम जाकर उस बटन को प्रेस कर दो, मुझे हमारी क्वीन को देखना है क्योंकि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। उस स्टैचू की बात को सुनकर जिस शख्स ने यहाँ पर फोन उठाया था वो कोई और नहीं बल्कि आयशा मारवा की केयर टेकर सावित्री थी, क्योंकि यहाँ पर सावित्री को किंग के द्वारा ही वहां पर भेजा गया था, जो सालों से यहाँ पर आयशा मारवा की केयर टेकर बनकर रह रही थी। यहाँ मारवा हाउस में सावित्री अब जल्दी से आयशा मारवा के रूम में स्टैचू के कहे अनुसार जाती है और अब वो बर्ड जिस स्टैचू ने उसे बताया था उसके बटन को प्रेस कर देती है। जैसे ही वहां पर रखे उस बर्ड का बटन प्रेस होता है तो उस बर्ड की दोनों ही आंखों में एक एडवांस टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे हुए थे, जो उस बटन को प्रेस करने के बाद अब वो ऑन हो जाते हैं। उस बर्ड को खुद किंग ने ही बनाया था ताकि वो आयशा मारवा के मन के वाइब्रेशन को समझ सके। वो बर्ड अब यहाँ किंग के पैलेस से कनेक्टेड हो जाता है और वहां पर सावित्री अब आयशा मारवा की हर इंफॉर्मेशन किंग तक पहुंचाती थी, इसलिए यहाँ पर सावित्री भी स्टैचू के कहे अनुसार अब वही काम करने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर सावित्री को किंग ने ही भेजा था कि कब, क्योंकि जब रोहित छोटा सा था तो तब से ही सावित्री आयशा मारवा के साथ ही रहती थी, क्योंकि आयशा अकेली थी इसलिए सावित्री हमेशा से ही उसके साथ रहती थी और उसकी हर एक पल की खबर हमेशा से ही किंग को रहती थी। यहाँ किंग के पैलेस में अब आयशा का रूम पूरी तरह से स्टैचू को दिख पा रहा था। उस स्टैचू ने देखा कि उसकी आयशा मैडम अपने बेड पर लेटी हुई थी और वो कुछ बड़बड़ा रही थी और अब सावित्री उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। इधर 8वें फ्लोर पर जब अलार्म बजा था तो उसकी आवाज किंग और अनिका दोनों ने ही सुन ली थी, लेकिन इसे किंग को पता था कि अगर कुछ भी हुआ है तो उसका स्टैचू इस काम को संभाल लेगा। लेकिन जब काफी टाइम तक स्टैचू जब वहां से वापस नहीं आई तब किंग ने जल्दी से सामने के कंटेनर को ढका और उसका फ्लेम अब उसने वहां पर आग का थोड़ा सा स्लो कर दिया था और अब वो अपने हाथों से ग्लव्स को निकालकर अपने मुंह के मास्क को भी निकाल देता है। अब वो किंग फिर अनिका से कहता है कि अभी थोड़ा वक्त है, तुम इसे देखो, मैं अभी थोड़ी देर में ही आता हूँ। ये कहते हुए ही किंग अब जल्दी से अपने लैब से बाहर निकल जाता है, क्योंकि जब किंग ने वहां पर अपने कमरे में उस सायरन को सुना था तो किंग भी उस सायरन की आवाज को सुनकर समझ गया था कि मारवा हाउस में कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से ये सायरन बजा हुआ है, क्योंकि किंग वहां हर एक कमरे में से पूरे ही मारवा हाउस पर बड़े अच्छे से नजर रख रहा था, क्योंकि वो किंग अपनी फैमिली को बड़े अच्छे से ही प्रोटेक्ट कर रहा था। यहाँ किंग के जाते ही अनिका अब हैरानी से बस किंग को ही देख रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है सायरन के बजने से जो किंग अभी अपने काम को अधूरा छोड़कर चले गए हैं। इसलिए अनिका के मन में भी आता है कि क्यों ना मैं भी चलकर यहाँ देखूं कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ अनिका भी अपने ग्लव्स निकाल देती है और अब वो अपने मुंह से अपने मास्क को निकालकर अब वो भी जल्दी से किंग के पीछे पीछे ही चली जाती है। हालांकि अनिका ये अच्छी तरह से जानती थी कि किंग ने उसे यहाँ पर इसे मेडिसिन्स को देखने के लिए बोला है, लेकिन अनिका ये जानना चाहती थी कि आखिर किंग गए कहाँ पर है। इसलिए अनिका बिना किंग के गुस्से को देखे ही अब वो सीधा ही उसके पीछे पीछे चली जाती है।
किंग अब सीधा ही अपने 8वें फ्लोर पर से सीधा ही अब वो आयशा मारवा के कमरे की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर अनीका भी अब जल्दी से एलिवेटर से वहां पर उस फ्लोर पर चली जाती है और अब वो जल्दी से आयशा मारवा के कमरे में चली जाती है, जहां जाके वो देखती है कि वो स्टैचू और किंग दोनों ही एक ही तरफ देख रहे थे। उन दोनों की ही नजरों को फॉलो करते हुए जब अनीका ने उस तरफ देखा तो वो एकदम से हैरान हो गई थी। अनीका काफी वक्त के बाद उसने अपनी आयशा माँ को देखा था, क्योंकि जब से अनीका यहाँ पर पेरिस में आई थी तब से उसकी आयशा माँ से बात तो होती थी, लेकिन उसने आयशा मारवा को देखा नहीं था। अनीका अब उन्हें देखकर बहुत ही मिस कर रही थी, लेकिन अनीका सामने की स्क्रीन को देखकर अब एकदम से परेशान हो गई थी। तभी अचानक से अनीका के ही मुंह से निकल गया कि पता नहीं आखिर ऐसा क्या है जो इसी वक्त आयशा माँ को इतने बुरे बुरे सपने आते हैं, और हर बार उन्हें रोहित ही शांत करा रहा था, क्योंकि यहाँ पर उस स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा था कि आयशा मारवा नींद में थी और वो नींद में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। शायद वो किसी सपने की वजह से दबी हुई थी। जब भी आयशा को कभी ऐसे सपने आते थे ये किसी दौरे से कम नहीं होते थे, लेकिन जब भी आयशा के साथ ऐसा कुछ होता था तो वहां पर उसको शांत कराने के लिए रोहित होता था। रोहित बड़े ही काल्मली उसको शांत करा देता था, लेकिन इस बार तो रोहित भी वहां पर नहीं था। अनीका इस बात को अब अच्छे से महसूस कर पा रही थी कि वहां पर आयशा माँ की हालत कैसी थी। अनीका अब ये बात कहते हुए ही अब किंग की तरफ देखने लग जाती है। तो आज अनीका को सामने वाला इंसान में एक ताकतवर इंसान नहीं दिख रहा था, बल्कि एक मजबूर पिता दिखाई दे रहा था, क्योंकि भले ही किंग सबके सामने कितना ही मजबूत क्यों ना दिखाई देता हो, लेकिन आज आयशा की ऐसी हालत देखकर आज वहां पर किंग भी एक बेबस पिता की तरह बस आयशा मारवा को उस स्क्रीन से ही देखे जा रहे थे। किंग को देखकर अनीका अच्छे से समझ गई थी कि आज आयशा माँ को देखकर यहाँ पर किंग कितना ही कमजोर दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो अपनी बेटी की ऐसी हालत को नहीं देख पा रहा था और वो इतनी दूर से बैठकर शायद कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। अगर किंग वहां पर शायद आयशा मारवा के पास होते तो शायद वो अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर कर पाते। अनीका ने जब सामने देखा तो अब तक दादी माँ और वहाँ सन्नी भी वहां पर आ गए थे, क्योंकि सावित्री ने अब जल्दी से वहां पर दादी माँ और सन्नी को वहां पर बुला लिया था, जो आयशा मारवा को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आयशा मारवा अपनी बंद आंखों से ही चिल्ला रही थी, वो अपनी आंखों को खोल नहीं रही थी। वो अपनी आंखों को बंद किए ही चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, मेरे पेट में मेरा बच्चा है, मुझे छोड़ दो। अनीका के लिए ये कुछ नया नहीं था, क्योंकि अनीका कई बार ये सब देख चुकी थी। वो हर साल इस सिचुएशन में से डील करती थी। अनीका देखती थी कि जब आयशा मारवा के साथ ऐसा होता था तो वो सच में ही कितना दयनीय होता था, और आयशा मारवा अपनी आंखें भी नहीं खोल पाती थी। अब अनीका कहती है, काश मैं वहां पर होती या किसी को बता पाती कि इस वक्त माँ को दादी माँ की एंटी डिप्रेसिंग पिल दे देनी चाहिए, जिससे उनका दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाएगा। वो अभी जिस सपने में है वो उसे थोड़ी सी शांति मिलेगी और वो अपनी आंखें खोल लेगी। तभी स्टैचू ने जैसे ही अनीका की ये बात सुनी तो उसने सावित्री को अब जल्द से एक मैसेज सेंड कर दिया उसके नंबर पर। जो बातें अभी अनीका ने कही थी स्टैचू ने सेम वही बातें ही अभी सावित्री के मैं फोन पर सेंड कर दी कि वहां पर दादी माँ के लिए जो पिल्स है दिमाग को शांत करने वाली, तुम ये इसे आयशा को मैडम को दे दो। वहां मारवा हाउस में जब सावित्री ने अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज सुनी तो वो अब जल्दी से अपने फोन को चेक करती है, और जब उसने ये मैसेज देखा कि दादी माँ की केयर टेकर लीला से कहती है कि क्या आप अभी इसी वक्त वो दवाई ला सकती हैं जो अनीका मैडम ने दादी माँ के लिए दी थी। दादी माँ की केयरटेकर ने जब यहाँ पर सावित्री की ये बात सुनी तो वो जल्दी से हाँ में अपना सिर हिला देती है। इतना कहने के बाद दादी माँ की केयरटेकर लीला अब उस दवाई को लेने के लिए दादी माँ के कमरे में चली जाती है। अब वो भागकर उस दवाई को लेने के लिए जाती है और अब वो जल्दी से दवाई की टैबलेट निकाल कर अब जल्दी से आयशा मारवा के कमरे की तरफ जाती है, और फिर अब वो जल्दी से उस टैबलेट को वहां पर सावित्री को दे देती है। सावित्री अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी अनीका मैडम कैसे इस दवाई को देती थी, इसलिए सावित्री ने बिना कोई देर किए अब वो जल्दी से उस टैबलेट को एक गिलास के पानी में डालकर और अब जल्दी से उसे मिक्स करने के लिए लग जाती है। जब वो टैबलेट पूरी
तरह से उस पानी में घुल गई थी तो सावित्री ने एक चम्मच से पानी को आयशा मारवा के मुंह में डालने लगी। क्योंकि आयशा मारवा की आंखें पूरी तरह से बंद थी, इसलिए अब लिक्विड में वो उसे के मुंह में उस घुली हुई दवाई को डालने लगी। ये दवाई अब लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी, इसलिए अब आयशा के अंदर वो इजिली जा सकती थी। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो दवाई अब आयशा मारवा के अंदर जा रही थी, अब आयशा मारवा भी अब धीरे धीरे शांत होकर अब फिर से अपनी गहरी नींद में चली गई थी। आयशा की ये हालत देखकर तो आज दादी माँ ने सावित्री से कहा कि आज तुमने सच में बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि इसके बारे में तो खुद हमें भी नहीं पता था कि हमें इसके साथ डील कैसे करनी है। अगर अनिका होती तो वो भी यही करती और रोहित रात भर अपनी माँ के पास यहीं पर ही बैठा होता। दादी माँ की बात को सुनकर अब सावित्री कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर हूँ आयशा मैडम के साथ। अब आप सभी जाइए और जाकर सो जाइए। तभी सावित्री की यह बात सुनकर अब दादी माँ फिर से जब वापिस जाने लगी, तब दादी माँ फिर से पलटकर सावित्री से कहती है, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो ये दिमाग की टैबलेट ही यहाँ पर आयशा मारवा को ठीक कर सकती है। दादी माँ का ये सीधा ही सवाल सुनकर एक पल के लिए तो सावित्री बिल्कुल से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर इन्हें दादी माँ को सारी सच्चाई नहीं बता सकती थी कि वो उसे अभी अभी किंग के द्वारा एक मैसेज आया है। लेकिन अब वो बात को टालते हुए अब जब उन्हें कुछ भी नहीं सोचता तो वो सीधा ही अनिका का नाम ले देती है। अब सावित्री कहती है, क्योंकि मैंने कई बार अनिका मैडम को ये सब करते हुए देखा है, इसलिए मुझे ये ध्यान आ गया। अब सावित्री की बात को सुनकर अब दादी माँ भी उन पर यकीन करती है। यहाँ सनी दादी माँ से पूछता है कि दादी माँ ऐसा क्या हुआ है जो हर साल ताई जी को ये पैनिक अटैक आता है। मैंने रोहित भैया से भी बहुत बार पूछने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो ये कहकर हमेशा से ही टाल देते हैं कि मैं अभी बच्चा हूँ। वो कभी भी मुझे इस बारे में नहीं बताते। ये बात करते हुए ही सनी और दादी माँ दोनों ही आयशा मारवा के रूम से बाहर आ जाते हैं और तभी सावित्री भी उस बर्ड के पास जाकर अब उस बटन को फिर से प्रेस कर देती है और फिर इधर किंग के पैलेस में आयशा के रूम में जो स्क्रीन ओपन थी वो अब उस बटन को प्रेस करने के बाद अब वो फिर से ब्लैक स्क्रीन दिखाई देने के लग जाती है। अब यहाँ पर वो स्क्रीन को बंद होने के बाद जब क्योंकि अनिका ने स्क्रीन बंद होने से पहले जैसे देखा कि आयशा मारवा नॉर्मल हो गई थी और वो फिर से अपनी नींद में चली गई थी, तो अनिका के ने एक चैन की सांस ली। तभी अनिका की नजर वहां पर किंग पर गई, जो उसे ही तो उसने देखा कि किंग की आंखों में आंसू थे। जो किंग यहाँ पर इतना स्ट्रोंग दिखाई देता था, जो उसकी आंखों में आंसू देखकर अब अनिका भी एकदम से हैरान हो गई थी। वो समझ सकती थी कि ये आंसू एक किंग के नहीं बल्कि एक पिता के हैं उसकी बेटी के लिए, जो शायद अपनी बेटी को इस दर्द में नहीं देख पा रहा था। लेकिन वो बस अब खामोश थे। अनिका ने अब किंग से कहा कि मैंने कई बार रोहित से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन रोहित हर बार इस बात को टाल देता। क्या आप जानते हैं कि आयशा मारवा के इस पैनिक अटैक के पीछे का राज क्या है? क्योंकि माँ के साथ ये कई बार होता है। अनिका के इस सवाल पर किंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि पहले उस लायक बनो, फिर मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। ये कहते हुए ही अब किंग स्टैचू की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आने वाले 15 दिन बाद तुम्हारे युवराज का बर्थडे है, क्या उसके लिए गिफ्ट तैयार हो गया है? किंग की बात को सुनकर अब वो स्टैचू कहती है कि हो जाएगा किंग, जल्द ही हो जाएगा। ये कहते हुए ही अब किंग आयशा मारवा के रूम से बाहर निकलकर जाने लगता है और यहाँ अनिका भी अब उसके पीछे पीछे निकल जाती है। लेकिन अनिका का मन अभी भी आयशा मारवा के बारे में ही सोचकर ही बेचैन हो रहा था, क्योंकि अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि अभी उसे वहां पर या रोहित को अभी माँ के पास होना जरूरी था। हालांकि वो ये भी जानती थी कि सावित्री वहां पर अच्छे से उनकी केयर कर सकती है, लेकिन वो भी अभी वहां पर बहुत ही मिस कर रही थी अपनी आयशा माँ को। तभी अनिका किंग के साथ ही एलिवेटर में आ जाती है और अब वो किंग से कहती है कि आपने आयशा माँ को यहाँ क्यों नहीं रखा है? वो आपके साथ ज्यादा सेफ होगी यहाँ पर। अनिका अपनी बात खत्म करके अब किंग के तरफ ही किंग की तरफ ही देख रही थी कि ताकि शायद उसे उसके इस सवाल का जवाब मिल सके। तभी उसे
एहसास भी नहीं हुआ कि वो किंग के साथ टॉप फ्लोर पर आ गई थी, लेकिन किंग ने उसे कुछ भी नहीं कहा था। कुछ ही देर में अनिका अब किंग के पीछे पीछे उसके रूम में आ गई थी कि तभी अनिका ने देखा कि एक पंछी उड़कर किंग के विंडो के सामने आ गया है। किंग ने अब अनिका से कहा कि तुम अंदर लैब में जाओ और उसे चेक करो कि अभी वो तैयार है या नहीं। किंग की बात को सुनकर अनिका लैब की तरफ जाने लगी। तभी अनिका ने देखा कि किंग उस पंछी की आंखों में देखकर किसी मैसेज को डिकोड कर रहा था। किंग ने अनिका से कहा कि अंदर जाओ अभी। किंग की बात को सुनकर अनिका भी अब जल्दी से लैब के अंदर चली गई थी कि तभी किंग अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर आयशा को दुश्मनों से कैसे बचाया जाए, वो भी बिना सामने आए। आखिर उनके दुश्मन आयशा को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं? क्या वो जानते हैं कि किंग के मास्क के पीछे रोहित है? और सबसे बड़ा सवाल तो मेरे अंदर यही है कि आखिर रोहित ने उन्हें किडनैप करके कहाँ रखा है? सालों पहले जब वो लंदन आया था तो वो भी इंडिया में अपनी मौत की खबर की अफवाह उड़ाकर मैंने हर वक्त अपनी नज़र उस पर बनाई हुई थी। आखिर वो कैसे मेरी ही नज़रों से उस समय पर बचकर उन्हें किडनैप कर लिया? क्या उन दो खास आदमियों को पता होगा इस बारे में? क्या अब्दुल और चिराग इसके बारे में जानते होंगे? इस वक्त रोहित इस हाल में नहीं है कि मैं आयशा की प्रोटेक्शन उसके हाथों में सौंप दूं। और अब अनिका का भी यहीं पर ही रहना जरूरी है। भले ही चाहे कुछ भी हो जाए अनिका को तो अभी मैं यहाँ से नहीं भेज सकता। आखिर मैं वहाँ आयशा को प्रोटेक्शन के लिए कैसे भेजूं? किंग अभी इन्हीं सब बातों को सोचते हुए काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था, क्योंकि उस पक्षी के मैसेज को डिकोड करने के बाद किंग को पता चल जाता है कि उसके दुश्मन यहाँ पर आयशा मारवा को किडनैप करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर आयशा मारवा को अब दुश्मनों से खतरा है कि तभी किंग को एक ख्याल आता है और फिर वो अब लैब के अंदर जाकर अब अनिका से कहता है, क्या तुम मेरे लिए रोहित के चेहरे का सिलिकॉन मास्क बना सकती हो? और इतना ही नहीं, तुम्हें रोहित की आंखों का लेंस भी बनाना होगा। किंग की अचानक से ये डिमांड सुनकर तो अनिका अब फटी हुई आंखों से किंग को ही देख रही थी कि तभी किंग ने अनिका से कहा, देखो ये काम मेरे लिए जरूरी है और तुम्हारे काम की हर चीज तुम्हारे रूम में बने लैब में तुम्हें मिल जाएगी। किंग की बात को सुनकर अब अनिका सामने रखे हुए कंटेनर को देखती है। अनिका का चेहरा देखकर अब किंग समझ जाते हैं कि अनिका इस वक्त यहाँ से नहीं जाना चाहती, क्योंकि अनिका ने इशारों में ही अपना जवाब दे दिया था। तभी किंग अनिका से फिर से कहता है, तुम इस वक्त जाकर मेरा दिया हुआ काम करो, इसके बाद की प्रोसेस मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि जो काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो काम अभी के अभी होना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। हालांकि किंग ने यहाँ पर उसका कोई भी रीजन अनिका को नहीं बताया था और अनिका ने भी अभी तक रीजन नहीं जाना था, क्योंकि अब तक अनिका भी किंग के साथ रहकर ये अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि जब तक किंग नहीं चाहते वो उसे किसी भी बात का जवाब नहीं देंगे। किंग की बात को सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो किंग के रूम से निकल जाती है। आज अनिका खुश थी कि इतने वक्त के बाद वो काम करेगी, वरना जब से वो यहाँ पर आई है वो तब से या तो सिर्फ आराम ही कर रही है या फिर अपने ही सवालों में उलझी हुई है, क्योंकि यहाँ आने के बाद अनिका को अपने सारे सवालों के जवाब मिलना तो दूर, उसके लिए ये सवाल और भी बढ़ते ही जा रहे थे। अनिका अब अपने ख्यालों में ही थी कि उसे पता भी नहीं चला कि वो अपने फ्लोर पर कब आ गई। वो अपने आप जल्दी से उस फ्लोर पर आके अपने रूम की तरफ जाती है और अपने रूम में बने हुए अब वो उस लैब में चली जाती है जो खास करके अनिका के लिए किंग ने उसी के रूम में ही डिजाइन करवा रखी थी। अपनी लैब में अंदर जाते ही अब अनिका पूरे ही लैब को बड़े ही ध्यान से देखती है और फिर जल्दी से अपने काम में लग जाती है। अब वो जल्दी से रोहित के चेहरे का एक सिलिकॉन मास्क बनाना शुरू कर देती है। यहाँ अनिका अपने काम में बिजी थी तो वहीं दूसरी तरफ राजमहल में अब तक आकाश गुलेरिया और कवीना आलिशा की मीटिंग अब तक खत्म हो गई थी। उन दोनों ने ही अपने बिजनेस प्रपोजल के लिए सारी ही बातों को डिस्कस कर लिया था और अब आकाश गुलेरिया अब कवीना आलिशा से जाने की इजाजत मांगता है उन्हें ग्रीट करते हुए कि तभी कवीना आलिशा कहती है, आप सभी प्लीज यहाँ से डिनर करने के बाद ही जाइएगा, क्योंकि डिनर का वक्त ऑलमोस्ट हो ही चुका है। कवीना आलिशा की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है कि जी हमें माफ कीजिएगा, सम अदर टाइम्स, इस वक्त हमें यहाँ से निकलना होगा।
ये कहते हुए ही अब आकाश गुलेरिया अपनी जगह से उठता है। आकाश को खड़ा होता हुआ देखकर अब मयूर, चिराग और अब्दुल वे तीनों भी अब खड़े हो जाते हैं। उन सभी को इस तरह खड़ा देखकर अब कविनालिशा भी खड़ी हो जाती है और वो सभी से कहती है कि चलिए हम आप सभी को बाहर तक छोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो हम बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं। ये कहते हुए ही वहाँ सभी कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल जाते हैं और वो सभी कुछ ही देर में राजमहल के मेन डोर के पास आ जाते हैं। आकाश को बाहर आते हुए देखकर अब कैलाश अधिकारी उसी की तरफ देखते हैं, क्योंकि कैलाश अधिकारी खुद महल में वहां पर आकाश गुलेरिया की प्रोटेक्शन के लिए पहले से ही एज ए सिक्योरिटी वहां पर था। और फिर अब वो अपने आदमियों से कहते हैं कि तुम सब यहाँ पर राजमहल की सिक्योरिटी का ध्यान दो, मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। जैसे ही कैलाश अधिकारी की ये बात उसके आदमियों ने सुनी तो सभी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें उसके बॉस के एब्सेंस में भी यहाँ पर राजमहल को अच्छे से सिक्योर करना है, क्योंकि राजमहल की सारी ही सिक्योरिटी कैलाश अधिकारी और उसके आदमियों के हाथों में थी। अपने आदमियों का ये रिएक्शन देखकर अब कैलाश अधिकारी भी वहां से आकाश गुलेरिया की तरफ जाने लगते हैं। वहां कविनालिशा भी ईगल को सी ऑफ करके राजमहल के अंदर चली जाती है और यहाँ आकाश गुलेरिया अब तक अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है। तभी आकाश गुलेरिया देखता है कि कैलाश अधिकारी उसी की ही तरफ आ रहा था कि तभी आकाश इशारे से उन्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और फिर सभी गाड़ी में बैठकर राजमहल से रोहित के पैलेस की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ बड़ी रानी के भाई के रूम में भी अभी भी राजीव गुलेरिया एक कसमकस में था कि तभी बड़ी रानी के भाई अपने पॉकेट से अपना फोन निकालते हैं और अब वो राजमहल के हॉल में रखे हुए फोन पर कॉल करते हैं। जैसे ही फोन एक सर्वेंट ने उठाया तो उन्होंने कहा कि क्या कविनालिशा अपनी मीटिंग से फ्री हो गई है। अपने मालिक की इस बात पर सर्वेंट ने कहा जी सर, वो अभी ही फ्री हुई है। उस सर्वेंट की बात को सुनकर अब वो कहते हैं कि जाकर कविनालिशा से कहो कि हम उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाएं। अपने मालिक की ये बात सुनकर अब वो सर्वेंट है कहता है कि ठीक है, मैं अभी कविनालिशा से कह देता हूँ। ये कहते हुए ही उस सर्वेंट ने अब उस फोन को रख दिया और फिर वो कविनालिशा के रूम में कविनालिशा को अपने मालिक का मैसेज देने के लिए चला गया। बड़ी रानी के भाई दमयंती और राजीव गुलेरिया से कहते हैं कि देखो, उस कॉलेज में जो भी पोस्ट मिले उसे ही ले लेना, क्योंकि अभी के लिए हमारा उस कॉलेज में इंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम ये मत सोचना कि तुम्हें वहां पर कोई बड़ी ही पोस्ट मिलेगी। मैं बस यही कह रहा हूँ, चाहे वो छोटी पोस्ट हो या बड़ी, हर हाल में हमें बस अब उस कॉलेज के अंदर इंटर करना है। बड़ी रानी के भाई की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि देखो, मुझे सिर्फ बॉटनी डिपार्टमेंट में ही जाना है। अगर बॉटनी डिपार्टमेंट की चाहे कोई भी पोस्ट हो उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे डिपार्टमेंट बस वही चाहिए। और दमयंती देवी को न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में भेज देना, ताकि उन माँ बेटी पर भी ये नजर रख सके। यहाँ पर ये माँ बेटी कामिनी और मनीषा थी। राजीव गुलेरिया की बात को सुनकर बड़ी रानी के भाई कहते हैं कि देखो रानी साहिबा, क्या डिसीजन लेती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बारे में तो अभी मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में उनसे कह तो दिया था कि उस नए एचओडी, क्योंकि वो काफी समय से काम पर नहीं आ रहे हैं और उनकी एक बॉटनी डिपार्टमेंट में एक लेक्चरर और है आर्यमूर्ति, वो काफी समय से वहां पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए उन्हें वहां से हटा दो। अगर वो रानी साहिबा ने वो काम कर दिया होगा तो उसमें भी कि तुम दोनों को तुम्हारे ही पसंद के डिपार्टमेंट मिल जाए। ये कहते हुए ही अब बड़ी रानी के भाई अपने रूम से बाहर निकलकर अब कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाने लगते हैं। तो वही इधर दूसरी दमयंती देवी और राजीव गुलेरिया दोनों ही उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। कुछ देर बाद अब वो तीनों ही कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच जाते हैं। तो फिर वो तीनों ही अब कविनालिशा का वहां पर आने का वेट करने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि कविनालिशा अभी तक अपने कमरे में जा चुकी होगी, इसलिए उन्हें दोबारा से कॉन्फ्रेंस हॉल में आने के लिए शायद उन्हें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। कुछ देर के इंतजार के बाद कविनालिशा फिर से कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाती है। तो वो तीनों ही खड़े होकर अब उन्हें ग्रीट करते हैं। तो फिर कविनालिशा उन्हें बैठने के लिए कहती है।
और अब वो खुद भी आकर अब वहां पर अपनी एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। वो कहती है मीटिंग शुरू कीजिए, क्या बात करनी है। तभी राजीव गुलेरिया कहता है कि क्या आपके कॉलेज में कोई वैकेंसी खाली है, हमें बस 2 पोस्ट चाहिए आपके कॉलेज में। राजीव गुलेरिया की बात को सुनकर कविनालिशा कहती है देखिए अभी तो बस एक ही पोस्ट वैकेंट है, वो भी ये एचओडी की नहीं है। एक्चुअली कुछ वक्त पहले ही बॉटनी डिपार्टमेंट के काफी सालों से वो एचओडी थे, लेकिन कॉलेज के रूल्स की वजह से उन्हें और उनके बिहेवियर की वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है। तो अभी के लिए तो कॉलेज में बस उसी पुराने एचओडी की ही पोस्ट खाली है। जब हमें उन्हें इस कॉलेज से निकाला था तो वो बस मेन एचओडी के असिस्टेंट थे, तो बस वही एक पोस्ट खाली है उन्हीं की जगह पर। इसके अलावा अभी कॉलेज में कोई और सीट वैकेंट नहीं है। इससे पहले कि बड़ी रानी के भाई कुछ भी कहते, तभी ये राजीव गुलेरिया अपना एक हाथ उठा उनके हाथ पर रख दे के उन्हें वहीं पर ही बोलने से रोक लेते हैं और उन्हें वहीं पर शांत रहने का इशारा दे देते हैं। फिर राजीव गुलेरिया कविनालिशा से कहता है मुझे मंजूर है, आप उस पोस्ट को मुझे दे दीजिए। राजीव गुलेरिया की बात को सुनकर अब कविनालिशा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो कहती है मेरे ख्याल से अब ये मीटिंग यहीं पर ही खत्म होती है, आप प्लीज डिनर करके यहाँ से जाइएगा, हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि रानी आलिशा ने ये देख लिया था कि यहाँ पर ये जो 2 लोग यहाँ पर आए थे वो बड़ी रानी माँ के भाई के साथ थे, इसलिए वो उनका अतिथि सत्कार करना अच्छे से जानती थी। क्योंकि उसने देख लिया था कि शायद ये यहाँ पर बड़ी रानी के भाई के कुछ खास हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें यहाँ पर डिनर का ऑफर कर दिया था। ये कहते हुए ही अब कविनालिशा भी कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल जाती है। यहाँ बड़ी रानी के भाई अब बड़ी हैरानी से ही राजीव को देखते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कहते, राजीव ने उन्हें इशारे से चुप रहने को कहा, क्योंकि अभी वो कविनालिशा के सामने कुछ नहीं कहना चाहते थे। और फिर वो उनसे जब वो पूरी तरह से श्योर हो गए कि कविनालिशा भी यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल से जा चुकी है, तब वो उससे कहने लगे यहाँ नहीं तुम्हारे रूम में। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर बड़ी रानी के भाई और दमयंती दोनों ही अब अपनी जगह से ही सीधे ही खड़े होते हैं और वो तीनों ही अब कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकलकर बड़ी रानी के भाई के रूम की तरफ फिर से जाने लगते हैं। कुछ देर में ही तीनों ही अब वो उनके रूम में आ जाते हैं और फिर दमयंती उस रूम के दरवाजे को अंदर जाने के बाद अब जल्दी से बंद कर देती है ताकि उन तीनों की बात कोई भी वहां पर ना सुन सके। बड़ी रानी के भाई अब वहां पर राजीव गुलेरिया से कहते हैं क्या जरूरत थी तुम्हें उस पोस्ट को एक्सेप्ट करने की, मैं बात करता ना उससे, भला वो कैसे हमारी बात को नहीं मानती। अरे कुछ तो ओदा मेरा भी होगा ना यहाँ पर इस महल में। हालांकि भाई मैं यहाँ पर बड़ी रानी का भाई हूँ, मेरा भी यहाँ पर कुछ ओदा है, भला वो कैसे मना कर सकती है कि बस एक ही पोस्ट खाली है। तुम्हें मुझे तो कुछ बोलने देना चाहिए था। बड़ी रानी के भाई का गुस्से भरी इस बात पर अब राजीव कहता है कि पहले तुम अपने आप को शांत रखो, हर बार गुस्से से काम करना जरूरी नहीं होता। देखो ये सच तो हम दोनों ही जानते हैं कि कॉलेज में अभी कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है, क्योंकि इतना तो तय है अगर सच में खाली होती तो मुझे कविनालिशा पर भरोसा है वो हमें वो वैकेंसी जरूर अलॉट कर देती। बड़ी मुश्किल से अब हमें ये एक वैकेंसी मिली है, तो मुझे यही लगा कि हमें अब इस चांस को नहीं खोना चाहिए। क्योंकि भले ही हम दोनों वहां पर उस महल में इंटर नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अगर एक भी कर गया तो वो काफी होगा जो हमें उस कॉलेज में इंटर करवा सकती है। तुम टेंशन मत लो। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि अगर एक पोस्ट भी है तो उससे भी हम उसके अंदर इंटर कर सकते हैं। इस पोस्ट पर मैं खुद जाऊंगा और दमयंती मेरे साथ उस अपार्टमेंट में जो फ्लैट है उसमें रहेगी। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे लिए तो रॉयल फ्लोर है ही वहां पर, तुम तो वहां पर किसी भी टाइम एज ए रॉयल गेस्ट बनकर जा सकते हो। देखो मेरा मकसद बस उस कॉलेज में जाकर बच्चों को पढ़ाना नहीं है, मैं तो बस उस कॉलेज में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर अपने काम को करने के लिए जाना है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पर उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। राजीव की बात को सुनकर तो बड़ी रानी का भाई भी अब उसे एक इम्प्रेसिव लुक देता है, क्योंकि अब उसे राजीव की बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि राजीव गुलेरिया ने बड़े ही ध्यान से सब कुछ सोच समझ कर ही उस पोस्ट के लिए हाँ किया था।
अब वो अपने गुस्से पर बड़ा ही अफसोस जाहिर करता है। तभी राजीव कहता है, मुझे लगता है कि अब मुझे हमें यहाँ से निकलना चाहिए, काफी देर हो गई है। राजीव गुलेरिया की बात को सुनकर अब बड़ी रानी के भाई कहते हैं कि ठीक है, चलो पहले सब डिनर कर लेते हैं। बड़ी रानी के भाई की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया और दमयंती दोनों ही उन्हें मना करते हुए कहते हैं कि फिर कभी कर लेंगे, वैसे भी अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। ये कहते हुए ही अब राजीव गुलेरिया दमयंती के साथ वहां से बाहर निकलने लग जाते हैं। कुछ ही देर के बाद वो तीनों ही अब मेन डोर के पास से पहुंच जाते हैं और फिर बड़ी रानी के भाई दोनों को ही सी ऑफ करते हुए सी ऑफ करते हैं, क्योंकि बड़ी रानी माँ के भाई उन्हें वहीं यहाँ मेन डोर तक छोड़ने के लिए आए थे। राजीव गुलेरिया अब अपने ड्राइवर को फोन लगाता है और फिर उसे वहां पर आने के लिए कहता है। यहाँ कुछ ही देर के इंतजार के बाद वो ड्राइवर अब उनके सामने आकर गाड़ी को रोक देता है और फिर राजीव गुलेरिया और दमयंती दोनों ही अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर वो गाड़ी राजमहल से रवाना हो जाती है। यहाँ इधर बड़ी रानी के भाई अब वापिस से अपने राजमहल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ गाड़ी में राजीव गुलेरिया अभी भी एक गहरी सोच में था। वो अभी भी अपने भले ही यहाँ पर उन्होंने सारी ही डील कर ली थी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग के किसी कोने में कुछ न कुछ कसमकस तो चल ही रहा था। वो अब विंडो के बाहर ही देखे जा रहा था। कुछ देर तक उस गाड़ी में खामोशी थी कि तभी दमयंती ने राजीव के इस खामोशी को नोटिस कर लिया था। इसलिए अब दमयंती ने बात को आगे बढ़ाते हुए दमयंती ने कहा, अगर आकाश गुलेरिया तुम्हारा बेटा हुआ तो फिर तुम क्या करोगे आरजी? दमयंती के इस सवाल पर राजीव कहता है कि फिर तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा बेटा अगर सच में आकाश गुलेरिया मेरा बेटा है तो क्योंकि वो मेरी आंखों के सामने था, लेकिन फिर भी मैंने उससे बचपन से ही नफरत की है। मैंने अपने हाथों से उस पर गोली चलाई थी, भला मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भले ही मेरा निशाना उस वक्त आकाश पर नहीं लगा था, लेकिन फिर भी मेरी ही वजह से आकाश मरने की कंडीशन में पहुंच गया था। क्योंकि ये बात तब की है जब यहाँ पर राजीव गुलेरिया अपने भाई करण गुलेरिया को मारना चाहते थे, तब उन्होंने गोली करण पर चलाई थी, लेकिन उसके बीच में आकाश गुलेरिया आ गए थे, जिससे आकाश पर वो गोली चल गई थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आखिर किस तरह से करण ने अंजलि की मदद से आकाश को बचाया था। मुझे आज भी याद है वो दिन, किस तरह से डॉक्टर ने करण से ब्लड अरेंज करने को कहा था और करण ने बिना वक्त गवाए ही अंजलि को फोन करके हॉस्पिटल बुलाया था और अंजलि भी भागती हुई वहीं पर ही आई थी। मैंने अपनी आंखों के सामने उन दोनों को देखा था और मैं उन दोनों को ऐसे देखकर फिर मैं वहां से चला गया था। राजीव ने अपने ही फोन से अपने ईमेल एड्रेस निकाला और फिर वो एक डॉक्यूमेंट को ढूंढने लगा। कुछ देर तक सर्च करने के बाद राजीव ने उस डॉक्यूमेंट को ढूंढ निकाला और फिर उसे एक नंबर पर सेंड कर दिया और फिर एक नंबर डायल करने लगा। जैसे ही सामने से आवाज आई, हेलो भाई, इतने वक्त के बाद फोन किया, सब ठीक तो है ना? राजीव ने सामने वाले की बात को सुनकर कहा कि सुना है कि करण ने तुम्हारे नाम के सारे ही शेयर्स तुम्हारे बेटे ओमकार के नाम कर दिए हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है। मैंने तुम्हें कुछ सेंड किया है, जितनी जल्दी हो सके उसे मयूर की वाइफ राजलक्ष्मी को दे दो और उसे कहो कि इसे अच्छे से पढ़कर तुम्हें इसका रिजल्ट बताए। और हाँ, इस काम को कॉन्फिडेंशियल ही रखना, इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इसके बदले में मैं मेरे हिस्से के सारे ही शेयर जो गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज में है उसका 5% का हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे इस काम को जल्द से जल्द पूरा करना होगा, वो भी बिना किसी को पता चले। ये कहते हुए ही राजीव गुलेरिया को सामने से आवाज आती है, भाई आपका काम हो जाएगा। ये सुनते ही राजीव अपना फोन फिर से कट कर देता है और फिर वो अपनी गाड़ी की विंडो की तरफ देखने लगता है। यहाँ पर दमयंती अब राजीव गुलेरिया से कहती है कि क्या तुम अपने उस भाई पर भरोसा कर सकते हो कि वो इस काम को बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल रखेगा? अगर उन्होंने इस बात को लीक कर दिया तो? दमयंती की इस बात पर अब राजीव कहता है कि जिस भाई पर भरोसा किया था, जब उसने धोखा दे दिया है तो फिर ये सब तो सिर्फ पैसों के भूखे हैं।
इन्हें बस यहाँ पर पैसे की भाषा ही समझ में आती है। या दमयंती अब राजीव से कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो करण को जान से भी तो मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा फिर दोबारा क्यों नहीं किया। दमयंती के इस सवाल पर राजीव कुछ नहीं कहता और वो बस खामोश रहता है। राजीव आज भी उस दिन को याद नहीं करना चाहता था जिस दिन करण और आकाश की जिंदगी के लिए अंजलि ने उसके सामने हाथ जोड़े थे और उसने राजीव को कहा था कि वो आकाश और करण के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और अंजलि की ऐसी बातों को सुनकर ही राजीव अंदर ही अंदर टूट गया था, लेकिन फिर भी राजीव ने अंजलि से कहा था कि ठीक है, मैं करण को जान से नहीं मारूंगा, लेकिन इसके अलावा मुझसे कोई और उम्मीद मत करना। ये कहते हुए ही राजीव अंजलि के सामने से चला जाता है। यहाँ इधर रोहित के पैलेस में करण गुलेरिया और अंजलि के बीच भी अभी तक खामोशी थी कि तभी करण अंजलि से कहता है, उस दिन जब आकाश की हालत ठीक नहीं थी और मैं भी जख्मी था तो हॉस्पिटल में मेरे भाइयों से तुमने मुझे और आकाश को बचाया था। करण की इस बात को सुनकर अब अंजलि हाँ ना में अपना सिर हिला देती है और फिर वो कहती है, उस वक्त राजीव ने तुम्हें बचाया था, मैंने नहीं। अंजलि की ये बात सुनकर करण गुलेरिया कहते हैं कि राजीव तो खुद मुझे मारना चाहता था, तो फिर उसने मुझे कैसे बचाया। अंजलि ये सुनते ही अब करण अंजलि की तरफ उसके आंसर का वेट करते हुए देखने लग जाते हैं, क्योंकि पूरी बात अभी वो समझ ही गए थे। और अब करण ने अंजलि से कहा कि तुमने मेरे लिए राजीव से फाइट की। करण की इस बात पर जवाब देते हुए अब अंजलि कहती है, नहीं, मैंने उस बच्चे के लिए फाइट की जो उस वक्त छोटा था, और तुम भी तो कितने जख्मी थे, फिर भी उस बच्चे के लिए तुमने अपनी तकलीफ को छोड़कर उसे बचाया था। करण, क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या आकाश तुम्हारा और स्वाति का बेटा है। अंजलि की बात को सुनकर अब करण कहते हैं कि आकाश मेरा बेटा है, और अगर स्वाति मेरे साथ होती तो वो भी आकाश से उतना ही प्यार करती जितना वो अनिका से करती। करण की बात को सुनकर अब अंजलि कहती है कि मेरा बेटा भी आकाश, अनिका और रोहित जितना ही बड़ा होगा ना, क्योंकि अंजलि यहाँ पर फिर से अपने बेटे को याद करती है। प्लीज करण, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। देखो, तुम्हारे एक बार बुलाने पर मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, और बिना तुमसे कोई सवाल पूछे मैंने किशन से भी शादी की थी, सिर्फ तुम्हारे ही कहने पर। लेकिन प्लीज एक बार मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि अब तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं सबसे इस चीज के लिए बोल चुकी हूँ। अंजलि की बात को सुनकर अब करण अंजलि को शांत कराते हैं। यहाँ करण और अंजलि इस बात से हैरान थे कि उन दोनों पर स्वाति के भेजे हुए गरुड़ की नजर थी, जो कि उनकी बातें वहां खिड़की से ही सुन रहा था और पूरे ही पैलेस में अपनी नजर भी बनाए हुए था। करण यहाँ अब अंजलि से कहता है कि अभी चलो, कुछ खा लो और आराम करो, हम इस बारे में कल बात करेंगे और खुद को संभालो। करण अब अंजलि से ये बात कर ही रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर किसी ने के नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। करण और अंजलि दोनों ही अब खुद को ठीक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रो रो कर अंजलि की आंखें साफ साफ बता रही थी कि वो ज्यादा ही रोई हुई है और वो ज्यादा ही परेशान है, कोई उस पर शक ना करे। इसलिए अब अंजलि अपने आप को ठीक करती है और फिर अपने चेहरे पर समाइल लाकर अब करण गुलेरी अपने चेहरे पर समाइल लाती है। जब करण गुलेरिया ने देखा कि अंजलि ने अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर लिया है, तभी करण गुलेरिया ने जब अपने रूम का दरवाजा खोला तो सामने रिया थी, जो कह रही थी, नानू चलिए ना डिनर करने। ये रिया ने कहा ही था कि तभी उसकी नजर उसकी बड़ी मामी पर भी जाती है और वो फिर दोनों से ही कहती है, चलिए जल्दी से। यहाँ रिया करण का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है और फिर रिया कहती है कि नानू, आपको पता है आज बड़ी मामी ने मेरे लिए पास्ता बनाया था। रिया की ये बात सुनकर करण गुलेरिया कहते हैं कि क्या उस पास्ते में से कुछ तुम मेरे साथ शेयर करोगी। अपने नानू की बात को सुनकर रिया कहती है कि सबके साथ शेयर करूंगी, बड़ी मामी ने ढेर सारा बनाया है। अब तक रिया भी करण और अंजलि को लेकर नीचे आ गई थी, जहां पर सभी उन्हीं का ही खाने पर इंतजार कर रहे थे कि तभी करण की नजर बाहर से आ रहे आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया पर जाती है, तो वो सबसे कहते हैं कि तुम सभी फ्रेश हो जाओ, फिर हम सभी साथ में डिनर करते हैं। करण की बात को सुनकर बाहर से आए हुए सभी लोग हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और फिर वो सभी अपने अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं।
और कुछ देर के बाद जब वो फ्रेश होकर आ जाते हैं तो सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं कि तभी करण गुलेरिया सबसे पूछते हैं कि ये रोहित, अनिका और निखिल और भूमिका कहाँ है। करण के इस सवाल पर एक सर्वेंट कहता है कि सर, उन सभी ने तो अपना डिनर अपने रूम में ही मंगवा लिया था और अब तक वो सभी डिनर कर भी चुके होंगे। सर्वेंट की बात को सुनकर करण गुलेरिया हैरानी से कहता है कि देख रहा हूँ कि काफी वक्त से ये चारों अपना डिनर अपने अपने रूम में ही करते हैं, वो कभी हम लोगों के साथ डिनर नहीं करते। करण की यह बात सुनकर अब आर्यन अलेक्जेंडर के कान में कहता है कि रिया से कहो कि इस बात को संभाल ले, वरना नानू को पता चल जाएगा कि मोमोर्डेंट यहाँ पर नहीं है। आर्यन की बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर भी हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि दोनों ही भाई अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उसके नानू के दिमाग में कोई भी शक आ गया तो वो उसकी तह तक जरूर जाएंगे। फिर अलेक्जेंडर अब रिया के कान में धीरे से कहता है कि तुम नानू का ध्यान मोमोर डैड से हटवा दो, वरना उन्हें डाउट हो जाएगा मोमोर डैड के यहाँ ना होने का, और वो एनी से सवाल करेंगे, और तुम्हें तो पता ही है ना कि एनी एक रोबोट है और वो झूठ नहीं बोल सकती। अलेक्जेंडर की इस बात पर अब रिया भी सोच में पड़ जाती है और फिर वो अपने क्यूट से अंदाज में कहती है, लगता है कि नानू को हमारे साथ अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप मोम और डैड को मिस कर रहे हैं, है ना नानू। रिया की इस बात पर तो अब करण गुलेरिया कहते हैं, ऐसा हो सकता है क्या कि मुझे मेरी लिटिल एंजल के साथ अच्छा ना लगे, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अपने नानू की बात को सुनकर रिया भी अब खुश हो जाती है और अब वो क्लैप करने लगती है। लेकिन आज डाइनिंग टेबल पर करण गुलेरिया एक कसमकस में थे, क्योंकि आज आकाश और अंजलि दोनों ही एक टेबल पर एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। करण अपनी बात को शुरू करते हुए कहते हैं कि आकाश, मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से इंडिया चले जाना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर आए हुए बहुत ही दिन हो चुके हैं और वैसे भी तुम्हारा यहाँ पर इंपीरियल ग्रुप की मीटिंग का काम भी हो चुका है, वहाँ भी तो कोई काम को संभालने के लिए होना चाहिए ना। भले ही वहाँ पर ओमकार है, लेकिन ओमकार को काम के बारे में अभी इतना भी नहीं पता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, ताकि बेचारे ओमकार का भी काम का प्रेशर थोड़ा सा कम हो। करण की ये बात सुनकर अब आकाश हैरानी से उनसे पूछते हैं कि पापा, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मैं सब कुछ क्वीन आलिशा पर तो यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता ना। आकाश की इस बात पर अब करण जवाब देते हैं कि यहाँ का सब कुछ मैं संभाल लूंगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर हूँ कुछ दिन। मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। इससे पहले कि करण की बात का आकाश कोई भी जवाब देते, इससे पहले ही कैलाश अधिकारी ने जवाब देते हुए बीच में ही कहा कि अभी आकाश कहीं नहीं जाएगा, और वैसे भी गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम हो रहा है ना अभी भी। अगर इंडिया जाना इतना ही जरूरी है तो तुम क्यों नहीं चले जाते, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कैलाश अधिकारी की इस बात पर तो करण भी स्पीचलेस हो जाता है। अब तक सभी ने ही अपना डिनर फिनिश कर लिया था और फिर सभी अपने रूम में जाने लगते हैं कि तभी आकाश रेखा मौसी से कहता है, इन दिनों आप काफी बिजी लग रही हैं मौसी। आकाश की बात को सुनकर अब रेखा मूर्ति कहती है, हाँ, वो एनटीटी की एक ब्रांच यहाँ फ्रांस में भी खोलना है, तो बस उसी में थोड़ा सा बिजी हूँ, और वैसे भी अगर मैं अभी मेहनत करूंगी तभी तो आगे चलकर रिया अच्छे से इसे संभाल लेगी। रेखा मौसी की ये बात सुनकर अब आकाश कहता है कि अरे नहीं, आगे चलकर तो रिया को गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज को संभालना है। आकाश की ये बात सुनकर तो रेखा मौसी कहती है कि तुम्हारी कंपनी को संभालने के लिए तुम्हारे घर में और भी तो बच्चे हैं। रेखा मौसी की इस बात को कैलाश अधिकारी कहते हैं, भाई, गुलेरिया हाउस के सभी बच्चों पर तुम सबका हक है। चाहे तो पिंकी अपने पापा का बिजनेस संभाल लेगी अपने भाई बहन के साथ मिलकर, लेकिन श्रेया के दूसरे बच्चे पर तो मेरा हक होना चाहिए। अरे भाई देखो, या तो पिंकी को मुझे दे दो या तो फिर आरव को, दोनों में से ही एक बच्चा तो मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन को संभालेगा। अब तुम सब अपना अपना देख लो। यहाँ सभी के बीच में ही बच्चों पर हक को लेकर ही अब जंग छिड़ने ही वाली थी कि तभी अंजलि मामी ने सबको शांत करते हुए कहा कि अरे अभी बच्चे छोटे हैं, एक बार उन्हें बड़ा तो हो जाने दीजिए ना, बच्चों से भी तो पूछ लेते हैं, फिर उन्हें डिसाइड करने दीजिएगा कि किसको क्या करना है।
अंजलि की ये बात सुनकर तो अब सभी वहां पर हंसने ही लग जाते हैं, क्योंकि खुद वो अब बच्चों की तरह अब बच्चों पर हक जताने के लिए आपस में ही लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। फिर वो सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहां रोहित और अनिका के रूम में भूमिका और निखिल अपना डिनर ले रहे थे कि तभी निखिल जॉन और एनी से कहता है, क्या सच में तुम दोनों कॉलेज जाने वाले हो? निखिल के इस सवाल पर अब एनी कहती है, अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर हम नहीं गए तो अनिका मैडम और रोहित सर के लिए आगे चलकर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि हमें राजमहल से साफ साफ नोटिफिकेशन आया है। एनी की बात को सुनकर अब भूमिका भी कुछ सोचने लगती है और फिर भूमिका एनी से कहती है, क्या रोहित और अनिका ठीक तो है ना? भूमिका के इस सवाल पर अब एनी कहती है कि हाँ, वो दोनों सेफ हैं। एनी की बात को सुनकर अब भूमिका के चेहरे पर एक से स्माइल आ जाती है कि तभी भूमिका कहती है, आई होप के ताई जी भी ठीक हो। भूमिका की ये बात सुनकर निखिल भी हैरान होकर उसे ही देखता है और वो भूमिका से पूछता है, क्या तुम रोहित सर की माँ के बारे में बात कर रही हो भूमिका? निखिल की इस बात को सुनकर भूमिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि इन दिनों उनकी क्या हालत होती है थी ये वो भी अच्छी तरह से जानती थी। ये बात किसी से नहीं छिपी थी। इसलिए अब भूमिका कहती है कि पता नहीं इस वक्त उन्हें बहुत ज्यादा पैनिक अटैक आते हैं। अब तक क्योंकि वहां पर अनिका होती थी तो अनिका उन्हें संभाल लेती थी, लेकिन अभी तो ना अनिका वहां पर है और ना ही रोहित है। मुझे उनकी बहुत ही टेंशन हो रही है, क्योंकि भूमिका आयशा मारवा से बहुत ही प्यार करती थी। भूमिका की इस बात पर अब निखिल कहता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो कि आयशा मैम को भी गुलेरिया हाउस शिफ्ट करवा दो। वहां पर राजलक्ष्मी और प्रीति भी तो हैं, वो वहां पर उनकी देखरेख कर लेंगी, क्योंकि वो दोनों अच्छी डॉक्टर हैं। वो दोनों मिलकर ही उनका ख्याल रख लेंगी। निखिल का ये सजेशन पर तो भूमिका भी कुछ सोचने लगती है और उसे निखिल का आइडिया सही लगता है। वो निखिल से कहती है कि मैं कल सुबह ही दादी माँ से कहती हूँ कि ताई जी को कुछ वक्त के लिए गुलेरिया हाउस में ही शिफ्ट कर दें, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो वो दोनों उन्हें वहां पर संभाल ले। मुझे यकीन है कि वो मना नहीं करेंगी। और मैं मोम और डैड को भी कह दूंगी कि वो दोनों कुछ वक्त के लिए दादी माँ के साथ रहने के लिए आ जाएं, ताकि दादी माँ को भी वहां पर अकेलापन ना लगे। और मैं सनी को कह दूंगी कि वो भी अपने मोम और डैड को बुला ले। भूमिका की ये बात सुनकर अब निखिल अपने हाथ उनके हाथ पर रखते हुए कहता है कि आप ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। तुम्हें याद है ना कि तुम्हें कल कॉलेज में जाकर क्या करना है? निखिल की बात को सुनकर अब भूमिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है।